वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा चैनल लेट्स लर्न एंड कीप लर्निंग, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान को हम आसान से आसान तरीके से आप तक पहुंचाएं। तो इस पिछले एक महीने से हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है और आप लोगों का जितना स्नेह इसमें मिला है उसके लिए आप सबका धन्यवाद है। ये कोरोना पीरियड में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की बात जब हमारे सुदूर क्षेत्रों में, उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में जब शुरू हुई, तो तब हमने एक ये सीरीज बनाने की कोशिश शुरू की और इसमें न्यूनतम संसाधनों के द्वारा हम इसमें प्रयास हमने इसको बनाने का किया हुआ है। और इसमें मैं विशेष थैंक्स कहना चाहूंगा अपने छोटे भाई नीरज पाल जी का, जो सहायक अध्यापक के रूप में, और मेरे छोटे भाई हैं जो इनमें मुझे परस्पर गाइड देते हैं और सहयोग करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो मुख्य थीम है, हम उसमें क्या चाह रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड की को ध्यान में रखते हुए या जितने भी हिंदी माध्यम के एनसीईआरटी के जो बोर्ड्स हैं उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम रसायन विज्ञान को इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सिंपलेस्ट वे में, सामान्य शब्दों में आप तक पहुंचाने का उसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी बात और भी इसके साथ जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हम जो रसायन विज्ञान के बेसिक फंडामेंटल हैं, आधारभूत जो चीजें होती हैं, उनकी जानकारी सरलतम रूप से आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। क्योंकि रसायन विज्ञान में या विज्ञान के किसी भी विधा में क्या होता है कि कई बार हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में थोड़ा सा क्या काफी ज्यादा दिक्कतें हमें आ जाती हैं और वहां पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर न होने के कारण हम अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्योंकि हम बहुत बड़ी सीरीज इसकी नहीं बना रहे, हम जितना भी एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके प्रत्येक पहलू को छूने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रयास के भीतर ही जितने भी आपके जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है या वो टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव वे के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है या जो एक दूसरे से को रिलेटेड है, मान लीजिए पहले चैप्टर में वो है तो वो बाद में भी आपका उसका प्रयोग होना है, तो वो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आपको बहुत क्लियर हो जाएं, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वीं यूनिट शुरू कर रहे हैं, पृष्ठ रसायन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने 3 यूनिट पढ़ी हुई हैं, उसमें अधिकांशतः क्या था, मैथमेटिकल वर्जन था और कई बार वो व्यवहारिकता से थोड़ा सा इतर था, तो रसायन विज्ञान उसमें कभी बोरिंग भी लगने लगती है। तो मैंने चौथे पार्ट को न लेके 5वां इकाई को हमने इसमें लिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसके बाद फिर हम चौथी इकाई को लेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में। वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारे यूनिट है रसायन विज्ञान की वो है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पृष्ठ रसायन है क्या। ठीक, तो जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं या हम कहें जो ठोस पदार्थ हमारे होते हैं, ठोस केमिकल्स हैं, तो इनकी जो सतह है, ठीक हो गया ना, सरफेस या सतह जिसको हम कह रहे हैं, उसकी प्रकृति तथा उसके उस सरफेस या सतह के कारण उसमें जो फिजिकल और केमिकल गतिविधियां होती हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया कि जो रसायनों के सरफेस होता है, जो उनका पृष्ठ है, तो उसमें जो रासायनिक और फिजिकल गतिविधियां उस पृष्ठ के कारण प्रभावित होती हैं या उसी पर वो डिपेंड करती हैं, तो उसका पूरा अध्ययन जो है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले ये पृष्ठ या सतह क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। ठीक है ना, पृष्ठ या सतह की बात हम, ये जो पेन आपको दिखाई दे रही है, ये जो ठोस है, इसको मान लें आप, या फिर आपकी जो चौक है उसी के आधार पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। तो ये आप पेन माने या चौक है, तो इसको हमने थोड़ा सा ये ऊपर का सरफेस इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, नीचे का सरफेस हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट आपका दिखाई दे रहा है, अब मैंने इसको होल ब्लैक कर दे रहा हूं, तो ये वाला पार्ट और ये जो नीचे का है, ठीक, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पृष्ठ। ठीक,
इसको पृष्ठ या सरफेस का नाम हम देंगे। और एज अ होल इस पेन को हम लें या चौक को लें तो अंदर का जो भाग होता है पृष्ठ को छोड़ के उसको कहा जाता है बॉडी, या हिंदी में इसको कहते हैं स्थूल। ठीक, तो एक बार और हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो किसी भी ठोस का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ की क्या प्रकृति होती है और उस प्रकृति के कारण उसके रासायनिक तथा भौतिक गुणों में क्या अंतर होता है, उसके गुण, जो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसके इस पृष्ठ पर निर्भर करते हैं, या उनके गुणों में अगर परिवर्तन होता है इस पृष्ठ के कम या ज्यादा होने पर, तो उसका जो ओवरऑल उसकी जो स्टडी है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन का हम नाम देते हैं। अब पृष्ठ रसायन के भीतर, जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा था, मैंने संक्षारण को आपको समझाया था। तो संक्षारण है, लोहे में जंग लगना हमने देखा था, तो वो किस पर निर्भर करता था कि जो जंग है, जो सब लोहे की जो परत है उस पर ही ये संक्षारण निर्भर करता है। ऐसे ही कई औद्योगिक, जिनको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल चीजें हैं, वो आपकी पृष्ठ रसायन पर निर्भर करती हैं। जैसे आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जिसमें हम देखते हैं कि डिटर्जेंट्स या साबुन के द्वारा हम कैसे कपड़ों को साफ करते हैं, तो वो भी एक फिनोमिनन जो होता है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के भीतर ही हम पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में जो रसायन है उसके कई इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स इसमें आ सकते हैं। जैसे कि आप इसी पार्ट में उपयोग जब मैं बताऊंगा तो डेल्टा बनना, जैसे आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा सा, दुनिया का एक सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। तो ये डेल्टा का बनना है, या आकाश का रंग नीला होना है, या फिटकरी लगाने पर हमारा जो कभी अगर हाथ कट गया तो खून जम जाता है। ये इस प्रकार के कई किस्म के जो फिनोमिनन्स हैं वी आर स्टडी इन सरफेस केमिस्ट्री। तो उसका अध्ययन हम पृष्ठ रसायन के भीतर करेंगे। तो आइए, इसमें आज हम सबसे पहले जो चीज जानेंगे वो हम जानेंगे अधिशोषण के बारे में। ठीक है ना। तो अधिशोषण, अवशोषण और विशोषण, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पृष्ठ रसायन के भीतर टॉपिक आया वो है अधिशोषण। ठीक, ये बोर्ड परीक्षा में भी आपसे पूछा गया है इसकी परिभाषा या उदाहरण, तो ये आपके लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अधिशोषण को हम अंग्रेजी में एडजॉर्प्शन कहते हैं, तो इसको हम एडजॉर्प्शन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है ना। पहले कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से हम एडजॉर्प्शन को समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि हम मान लीजिए घूमने के लिए क्या चले गए, छुट्टियां होती हैं और 8 या 10 दिन या 15 दिन आप घर से बाहर चले गए, तो आप देखते हैं जो आपकी चीजें होती हैं, जैसे आपने टेबल के ऊपर जो क्लॉथ वगैरह रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, डस्ट या धूल आपकी जम जाती है। ठीक है ना। तो ये भी एक अधिशोषण का सिंपल सा उदाहरण है। इसको अभी हम आगे और ज्यादा डिफाइन करेंगे। तो वास्तव में अधिशोषण क्या है, एक पदार्थ, ठीक हो गया, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जमा होना, क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। ठीक हो गया, अधिशोषण कहलाता है। तो दोबारा से बहुत क्लियर हो गया है हमारा कि क्या है कि एक पदार्थ क्या होता है, दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जमा हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि अगर मान लीजिए ये पेन है और इस पेन के अगर हमने बहुत दिनों तक रख दी और उसके बाद क्या हुआ, आप 5-7 दिन बाद देख रहे हैं तो आपने जब पेन को पकड़ा तो हल्का सा आपको धूल महसूस हुई, तो ये जो धूल के कण इस पेन के ऊपर जमा हो जा रहे हैं, तो वो पूरा जो ये फिनोमिनन है दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसको एडजॉर्प्शन हम कहते हैं। अब इसमें 2 शब्द और भी आते हैं। एक होता है आपका अधिशोषक, इसको भी अभी हम उदाहरण के द्वारा क्लियर कर लेंगे, और दूसरा आपका जो पदार्थ होगा, एक तो आपका अधिशोषक कहलाएगा, ठीक हो गया, और एक होगा आपका अधिशोष्य।
तो ये एडजॉर्बेंट हो गया। और जो आपका अधिशोषक है उसको हम एडजॉर्बेट कह सकते हैं, इसको कहेंगे एडजॉर्बेट। ठीक, अब क्लियर कर लेते हैं हम कि अधिशोषक कौन है और अधिशोष्य कौन है। ठीक है ना। जैसे हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था, पेन के ऊपर क्या जमा हो जाना, धूल के कण। तो धूल के कण जो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं, उनका क्लस्टर बन रहा है, तो ये धूल के कण हो गए अधिशोष्य। तो उनके धूल के डस्ट पार्टिकल्स को आप क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहेंगे। और किसके सरफेस पर वो इकट्ठा हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं आपके इस पेन के सरफेस पर हो रहे हैं। तो जो पेन आपकी हो गई तो वो आपकी क्या हो गई, एडजॉर्बेट हो गई या अधिशोषक हो गई। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आजकल आप जानते हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर आप घूमने गए तो होता क्या है, आपके कपड़ों में भी बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स और अन्य चीजें पार्टिकल्स उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपका क्या है, अधिशोषण का एग्जाम्पल है। तो आपकी शर्ट जो हो गई वो क्या हो गई, आपकी अधिशोषक हो गई। ठीक है ना। और उसके सरफेस में क्या आ गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो ये अधिशोषण आपका इस प्रकार का फिनोमेनन है। आप समझ गए कि किस प्रकार से ये हो रहा है कि एक पदार्थ क्या होता है, दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर एकत्रित या संग्रहित हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, अधिशोषण कह रहे हैं। तो इसमें बात जो ध्यान रखने की है वो हमेशा ध्यान रखने की क्या है कि पृष्ठ की बात हम कर रहे हैं, हम केवल सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस में कलेक्ट होने की बात कर रहे हैं। अगर वो पदार्थ पूरे ही पृष्ठ में भी और स्थूल में भी जमा होगा तो आगे हम देखेंगे उसको हम कहते हैं अवशोषण। तो उसको हम अवशोषण का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि अगर वो केवल पृष्ठ पर हो रहा है तो क्या है, अधिशोषण का उदाहरण है। एक आध और इसमें जर्नल एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। ठीक, तो आप अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आसानी से आप बता सकते हैं कि एक पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के का जमा होना या एकत्रित होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। कुछ जर्नल और भी एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे कुछ तो अभी हमने यहाँ पे बताए थे। उसके अलावा अब आजकल फाउंटेन पेन का इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं या इंक पेन का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। लेकिन हम लोग या फिर आपके जो गार्जियंस हैं उन सब ने फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया है। तो होता क्या है कि कभी जो इंक होती है, इंक अगर आपकी क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, फैल जाती है, गिर जाती है, तो हम लोग उस समय क्या करते थे, चौक से उसको रब करते थे। मान लीजिए चौक है तो इस तरीके से हम रब करते थे, तो वो क्या हुआ, स्याही इसमें अधिशोषित हो जाती थी, उसका एडजॉर्प्शन हो जाता था। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें एडजॉर्प्शन हुआ, अगर ब्लू कलर की आपकी स्याही है तो आपने देखा 3-4 बार रब किया, रोल किया उसको और पूरा सरफेस उसका नीला हो गया। बाद में अगर आप उस चौक को क्रैक करेंगे तो देखेंगे अंदर जो उसका स्थूल या बॉडी है वो तो व्हाइट है, लेकिन जो बाहर का सरफेस है, जो उसकी बाहर की लेयर्स हैं, वो उसमें मतलब स्याही क्या हो गई है, अधिशोषित हो गई है। तो ये स्याही के द्वारा चौक को का अधिशोषण एक एग्जाम्पल हो गया। एक आजकल सिलिका जेल, ये भी अधिकांश बच्चों ने देखी होगी, सिलिका जेल की बात कर ले रहा मैं। तो ये सिलिका जेल जो होती है ये आपका वायु मतलब हवा और प्लस मॉइस्चर का मतलब मॉइस्चर नमी किससे बनेगी, जल का सिलिका जेल के द्वारा वायु या जल का अधिशोषण होता है। एक ही और दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं, जैसे कई मेडिसिन होती हैं जो महंगी मेडिसिन हैं, तो डब्बा आप जब खोलते हैं तो उसमें एक आध हल्के से इस प्रकार के पाउच किस्म के उसमें बने रहते हैं, पाउच जैसा है जिसमें व्हाइट कलर का पाउच होगा, वो उसके भीतर होता है। कई आपके जो गैजेट्स आप लेते हैं, फोन या कैमरा वगैरह कभी लेते हैं, तो उनमें भी मॉइस्चर या उससे उसका प्रभाव ना हो तो उसके भीतर भी कभी कभार ये सिलिका जेल रखे रहते हैं। और उसके अलावा अधिशोषण के कई और भी एग्जाम्पल्स हैं जो रसायन विज्ञान में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एडजॉर्प्शन क्या है, तो ये आपने देख लिया कि अधिशोषण या एडजॉर्प्शन हम किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका उदाहरण भी आपसे पूछा जाता है, तो उदाहरण भी हमने डिस्क्राइब करी। अब आइए देखते हैं, एक दूसरा फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं विशोषण, डिजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन था, ये जो दूसरा शब्द है वो है विशोषण। तो उत्तराखंड बोर्ड में एक बार विशोषण भी आ चुका है कि विशोषण किसे कहते हैं। विशोषण बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है। तो ये जो अधिशोषण का व्युत्क्रम प्रक्रम है, तो अधिशोषण का सामान्य भाषा में तो आप क्या कह सकते हैं, अधिशोषण का उल्टा। तो ये अधिशोषण की व्युत्क्रम घटना कह लें,
क्या कहलाएगी, डिजॉर्प्शन या विशोषण कहलाती है। ठीक है ना, विशोषण है, डिजॉर्प्शन हम इसको कहें। तो अब इसमें क्या है कि ये आपका अधिशोषण के विपरीत आपका क्या है, परिघटना है। जैसे अधिशोषण में हमने क्या कहा था, अधिशोषक की बात करी थी। अधिशोषक क्या होता था, कौन सा पदार्थ जिसका सरफेस होता था अधिशोषक। मैंने यहाँ पे सतह लिख ले रहा हूं। तो अधिशोषक की सतह होती है और इस सतह पर क्या जमा होता है, आपका अधिशोष्य एडजॉर्बेंट जिसको कह रहे थे, ये जमा हो जा रहा था। ठीक है ना, ऐसा कब हो रहा था, ये हो रहा था आपका अधिशोषण में। लेकिन अब यहां पे इसका उल्टा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये अधिशोष्य पदार्थ है इसको हमने यहां से क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है ना, तो अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से बाहर निकलना, इस घटना को हम क्या कहेंगे, विशोषण कहेंगे। समझ गए ना आप, कि जो भी एडजॉर्बेंट उसमें है वो अधिशोषक के सरफेस से अगर अलग हम कर लेते हैं उसको, तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन का नाम देते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, विशोषण का नाम हम दे रहे। एक बार और वैसे भी समझ ले रहे हैं। जैसे आपकी इस पेन में हमने कई बार बताया कि धूल का जमा होना अधिशोषण हो गया। अब आप अपनी पेन साफ करना चाह रहे हैं, आपने इसको रब किया और ये साफ हो गया, तो डस्ट पार्टिकल्स इसके अलग हो गए। तो इस फिनोमिनन को आप क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अ डिजॉर्प्शन। तो उसको आप क्या किसका नाम दे देंगे, विशोषण का नाम दे देंगे। ठीक है ना, एक बहुत कॉमन सी बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इन फिनोमिनन्स में शोषण शब्द का नाम का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन था, तो वही शोषण का एक और तीसरा फिनोमिनन भी यहाँ पे आएगा। उसके बारे में अब हम बात करते हैं, जो बहुत सामान्य सा है। तो जो तीसरी बात इसमें आती है उसको हम कहते हैं अवशोषण। तो यह है एब्जॉर्प्शन। अब हम जिसमें आए वो हो गया अवशोषण। ठीक हो गया, तो ये अवशोषण हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन जो घटना है ये और अधिशोषण में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अवशोषण में क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पृष्ठ में और साथ साथ उसकी बॉडी में भी, जिसको हम स्थूल कह रहे थे, पृष्ठ में भी और बॉडी में भी वो क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल दूसरे एग्जाम्पल से आपको मैं इसमें से उदाहरण भी कभी कभी पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो घरों में हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको पता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, शाम को आप अगर नहीं करते हैं तो माता जी करती होंगी, आपकी मम्मी। तो रुई की हम क्या बनाते हैं, रुई की बत्ती आप बनाते हैं। ठीक है ना, जिसको दिया हम कह रहे। और इस रुई की बत्ती को हम किसमें डिप करते हैं, तेल में आप इसको डिप कर रहे या उसमें डुबाते हैं। तो होता क्या है, आपको पता है कि रुई में पूरी तरीके से तेल रुई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो रुई का सबसे बाहर का सरफेस है वो पृष्ठ है, पृष्ठ में भी और प्लस सतह में भी आपका अधिशोष्य जो पदार्थ है वो वहां पे आ जा रहा है, तेल उसमें के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। ठीक है ना, तो अवशोषण का मतलब क्या हुआ, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, जो दूसरा पदार्थ कई बार हम कह रहे हैं जिसको हम अधिशोषक कह रहे हैं, तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का सतह तथा स्थूल दोनों पर ही जमा हो जाना या एकत्र होना, इस परिघटना को हम क्या कहेंगे, अवशोषण या एडजॉर्प्शन का नाम देंगे। ठीक हो गया ना, तो ये अवशोषण आप समझ गए कि क्या होता है। ठीक, तो कई बार आपके परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर बताइए। ठीक है ना, तो अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण केवल सतह और सरफेस में होने वाली घटना है, जबकि अवशोषण क्या होता है, सतह में तथा किसमें, उसके पूरे बॉडी में भी होता है। ठीक हो गया, एक एक उदाहरण आपको देकर बताइए कहेंगे। तो सिलिका जेल के द्वारा जल का अधिशोषण जो हो गया वो एडजॉर्प्शन का उदाहरण हो गया, और रुई के द्वारा तेल का या रुई की बत्ती के द्वारा तेल का क्या, अवशोषण। ये बात आपने इसमें से देखी। ठीक हो गया ना, और एक दूसरी बात भी है कि कभी कभी क्या होता है, अवशोषण और अधिशोषण भी आपका साथ साथ भी हो सकता है।
अवशोषण और अधिशोषण कैसे साथ साथ हो सकता है, इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के द्वारा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। ये रोजमर्रा के लाइफ में हमारे साथ होते रहता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और क्या हुआ, पानी पिया आपने गलती से, थोड़ा सा पानी, थोड़े से 2-4 ड्रॉप्स ही मान लीजिए, वो क्या हो गया आपके टेबल में गिर गए। अब आपने क्या किया, कॉटन का तौलिया पकड़ा या फिर कोई कपड़ा पकड़ा और हल्के से आपने उसको पोंछ लिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पानी के कण हैं वो अधिशोषित होते हैं किसमें, केवल जो आपका जो क्लीनिंग एजेंट है, जो कपड़ा है, क्लोथ है, उसके सरफेस में होंगे, तो वहां पे केवल क्या होगा, अधिशोषण। लेकिन कोई तौलिया रूपी कपड़ा या आपका ज्यादा पानी अगर है तो उस समय आपने, या उसमें जब हम नहाते हैं, तौलिया की बात है, तौलिया को धो रहे हैं और हमने क्या कर दिया, पूरा उसमें डाल दिया पानी में, तो उस समय क्या हो रहा है कि पूरे का पूरा पानी तौलिया में आ जाता है। तो वो तो आपका है अवशोषण। और अगर जब आप अपने शरीर को रब कर रहे हैं तौलिया से, या मुंह अपना हल्का सा आपने पूछ लिया और तौलिया पूरा गीला नहीं हो रहा है, तो वो क्या है आपका, वो अधिशोषण था। ठीक हो गया। तो ये पृष्ठ रसायन का पहला फिनोमिनन आपने देखा, जिसमें हमने अधिशोषण, अवशोषण और विशोषण को जाना।